सो हाय, दिस इज ब्रेकआउट गिग वंस अगेन। तो इस बार भाई हम लोग मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट जो है वो एनालाइज करेंगे। ये कमाल का चार्ट है। और कमाल का चार्ट क्यों है? क्योंकि ये चार्ट आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये चार्ट आपको साइकिल के बारे में सिखाएगा कि मार्केट साइकिल्स कैसे काम करती हैं। ये चार्ट आपको न्यू लीडरशिप के बारे में बताएगा। ये चार्ट आपको सिखाएगा कि जब बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो वो किस तरीके से एक चार्ट को इम्पैक्ट करता है। ये चार्ट आपको दिखाएगा कि बुरे मार्केट में अगर आपका कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो देखिए, नो मैटर आप उसके फंडामेंटल्स जानते हो या नहीं जानते हो, आपको ये बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप केवल और केवल वॉल्यूम भी हटा दीजिए, केवल प्राइस के बेसिस पर अगर आप केवल कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं काफ़ी लंबे समय तक, लाइक 6, 7, 8, 9, 10 महीने तक आप केवल उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। वो केवल और केवल इस वजह से क्योंकि चार्ट का मूवमेंट और प्राइस के मूवमेंट की वजह से। तो ये सब चीज़ों को ना हम लोग डिकोड करेंगे और ये थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, क्योंकि भाई अगर आपको ज़्यादा चीज़ें बतानी है तो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। और मैं इस वीडियो को लंबा रखना भी चाहता हूँ क्योंकि मैं इसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आपको। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने कहीं पर भी स्किप किया तो ऑब्वियसली आपकी लर्निंग जो है वो अधूरी रह जाएगी और आप काफ़ी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए। इसी वजह से मैं इस वीडियो को वीकेंड के टाइम पे लेके आ रहा हूँ ताकि आपके पास इस समय के आसपास थोड़ा समय रहता है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चार्ट पे क्या क्या पड़ा हुआ है, चार्ट पे सबसे पहले देख लेते हैं। जो ऊपर की तरफ है ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। जो सेंटर में है ये हमारा मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट है, नीचे वॉल्यूम है, ठीक है। तो केवल ये तीन चीज़ें हैं। अगर आप दो इंडिकेटर देख रहे हो, ये यहाँ पर ये मूविंग एवरेज है, 20 का मूविंग एवरेज है, 200 का मूविंग एवरेज है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 20, 50 और 200 का मूविंग एवरेज है। अगर आप वॉल्यूम के चार्ट पर देखो तो ये 10 डे का ईएमए है, ठीक है। वॉल्यूम पे मैंने 10 डे का मूविंग एवरेज डाला हुआ है, एक्सपोनेंशियल। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ दिखा दी हैं। अब हम लोग इस चार्ट पर चलते हैं। तो देखिए, आपको बहुत एक अचंभा लगेगा इस बात को सोचकर, लेकिन मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसने 2020 से लेकर 2022 जो मार्केट की बुल साइकिल थी उसमें कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हो ये चार्ट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, लगातार निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा था, बहुत सारे स्टॉक मल्टी बैगर बन गए, बट मिर्जा इंटरनेशनल हिला भी नहीं, ठीक है। और वो लगातार अपनी एक रेंज बनाता रहा। तो जब हम न्यू लीडरशिप की बात करते हैं, न्यू लीडरशिप क्या है? न्यू लीडरशिप का मतलब ये होता है कि देखिए, कोई भी स्टॉक किसी पर्टिकुलर समय में या कोई भी सेक्टर किसी पर्टिकुलर समय में बहुत ऊपर जा रहा हो। 2020 के मार्केट में अगर मैं बात करूं तो आप आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये दो कमाल के सेक्टर थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस समय पर। और बहुत सारे चार्ट थे जो 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गए, ठीक है। मैं और भी चार्ट आगे लेकर आऊँगा और मैं उन पर भी बताऊँगा। ये एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ जिसमें मैं एक एक चार्ट के बारे में बात करूँगा। तो उस समय के आसपास बहुत सारे चार्ट्स थे जो ऊपर चले गए, जो बहुत 14, 15 टाइम्स हो गए, 16 टाइम्स हो गए, लेकिन मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट ऊपर नहीं गया। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप चेंज होती है समय के साथ। जैसे 2020 के मार्केट में, 2021 के मार्केट में और 2022 के मार्केट में इस पूरे होल ड्यूरेशन के आसपास जो स्टॉक बहुत ऊपर जा रहे थे उन स्टॉक ने रिकवर करना, वो स्टॉक जो है वो वहां से गिरना शुरू हुए, ठीक है। कुछ समय के बाद जब वो स्टॉक ने अपना पूरा हाई बना लिया तो वो गिरना शुरू हुए, लेकिन मिर्जा इंटरनेशनल ने उस समय पे ब्रेकआउट दिया। तो बस यही जो कॉन्सेप्ट है, ये इसे ही आउट परफॉर्मेंस बोलते हैं। आउट परफॉर्मेंस आपने बहुत सुना होगा कि ये स्टॉक इससे आउट परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक इससे आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म का सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट के डायरेक्शन से अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहां पर देखोगे किस तरीके से इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया। तो ये चार्ट जो है ये लगातार बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन फेज में था, एक रेंज बना रहा था, ठीक है। और ये लगातार गिरता चला आ रहा था, गिरने के बाद ये रेंज बना रहा था और इसे कई लोग इसको राउंडिंग बॉटम भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके का बॉटम क्रिएट कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। तो ये लगातार एक कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक।
अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ट इस तरीके से कंसोलिडेट करके दोबारा से गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप इस ड्यूरेशन पे आप पर्टिकुलरली ये नहीं बता सकते हो कि ये कंसोलिडेशन में है या ये चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं, कुछ सिग्नल्स ऐसे मिलते हैं जिससे आप थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो, या आप आपकी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ चार्ट जो है उसमें एक्यूमुलेशन के साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। और वो कैसे, अगर हम इसके वीकली चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि डेली चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शायद आपकी विजिबिलिटी आपको उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी इस चार्ट पे, कि यहाँ तक तो इस जगह तक तो वॉल्यूम कुछ उतने खास नहीं थे। इस जगह पे अगर आप देखो तो वॉल्यूम थे, थोड़े बहुत ग्रीन वॉल्यूम जो थे वो काफ़ी बड़े बड़े ग्रीन वॉल्यूम थे, लेकिन सबसे गेम जो शुरू हुआ वो यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। अगर आप इस जोन को देखो, इस पर्टिकुलर जोन को देखो वॉल्यूम के, तो आपको क्या दिखेगा, आप खुद ही बताओ देखकर कि आपको कौन से वॉल्यूम ज़्यादा बड़े और ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम है ग्रीन कलर का वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा है। ग्रीन कलर का वॉल्यूम का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब प्राइस उस वीक में ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, वीकली क्लोज जब ओपन से ऊपर क्लोज होता है तो हमको ये ग्रीन बार मिलते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये लगातार हमारे पास बाइंग आ रही थी यहाँ पे, ठीक। तो देखिए फिर मैं वही बात करूंगा, सब कुछ आ रहा है, सारे सिग्नल मिल रहे हैं, बट हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है। तो आप अगर इस ट्रेंड लाइन को देखो तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन को देखो, तो ट्रेंड लाइन पर ये ट्रेंड लाइन क्यों वैलिड है, क्योंकि मुझे 2 से 3 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पे, इवन ज़्यादा ही मिल रहे हैं, जबकि अगर 3 पॉइंट मेरे को मिलते हैं तो मैं उसे वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन पे इवन ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो आप देखो 5 पॉइंट कम से कम ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अपने आप को वैलिडेट कर रही है। आप लाइन को एकदम ऐसे मत सोचा करो कि ये बिल्कुल टच करना चाहिए, अगर वो आपके आसपास भी आ रहा है, उस लाइन के आसपास भी आ रहा है, तो हमेशा ट्रेंड लाइन को एक जोन समझो, आप उसको एक पतली सी लाइन मत समझो। तो यहाँ पर इसने छुआ, इसको यहाँ पे 4 से 5 बार छुआ, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वैलिडेट हो गई। अब गेम कहां से शुरू होता है, गेम शुरू होता है जब ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट इसने कहां पर दिया, इस लाइन ने, इस लाइन को सबसे, इस लाइन के ऊपर क्लोज किस वीक में हुआ, तो आप देखोगे इस वीक में इस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ, ये वीक में इस लाइन के ऊपर क्लोज हुआ। पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूं, आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार देख लो जाके, लेकिन मैं फिर से वही बात दोहरा देता हूं कि आपको कभी भी जब भी ये ब्रेक करता है तो उससे पहले क्या देखना है, उससे पहले कंसोलिडेशन देखना है। अगर कंसोलिडेशन नहीं है तो आपको बाय नहीं करना है। अगर कोई स्टॉक माना एकदम से नीचे से ऊपर जाते 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 और उसको ब्रेक कर दे, देन यू डोंट हैव टू बाय इट, नो मैटर वो स्टॉक, मैं कहता हूं वो ट्रिपल हो जाए, बट आपको खरीदना नहीं है। इस वजह से, क्योंकि एक्सेप्शनल स्टॉक ही ऐसे होते हैं, नहीं तो स्टॉक में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो या तो इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेशन देते हैं, या तो ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर कंसोलिडेशन देते हैं। तो आप कंसोलिडेशन जब तक आपको नहीं मिलता है, तो ये तो वीकली चार्ट है, ठीक है, आप डेली चार्ट पर भी कंसोलिडेशन देखो, अगर आपको कंसोलिडेशन नहीं मिल रहा है यू डोंट हैव टू बाय इट। क्योंकि कंसोलिडेशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपका रिस्क डिफाइन हो जाता है। कैसे डिफाइन हो जाता है कि अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है तो यू कैन से कि इफ आई विल बाय दिस ब्रेकआउट देन मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस स्टॉप लॉस के बाद अगर ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो आई विल अंडरस्टैंड कि यार ये जो है ये इसने ब्रेक कर दिया है मेरे इसके लो को, जो ये सपोर्ट था इसके, उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे ये बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता है। लेकिन अगर आप कोई एकदम से उठता हुआ स्टॉक उठाते हो ना, तो वो नीचे 30% तक भी गिर सकता है, 50% तक भी गिर सकता है, तो आपको उस स्टॉक को नहीं उठाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो इस स्टॉक को इस जगह पर इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसने 3 वीक फिर से कंसोलिडेशन लिया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, एंड देन इट ब्रोक आउट वंस अगेन, ठीक है, एंड दिस टाइम इट अगेन ब्रोक आउट विद अ वेरी गुड कैंडल। तो ये कैंडल का जो अपसाइड है वो बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, तो ये वीकली कैंडल ने बहुत अच्छा क्लोज किया हुआ है इसके ऊपर। तो अगर आप यहां पर जाओगे तो इस कैंडल पे, ये कैंडल भी बहुत सही वैलिडेट कर रहा है इसको। इस जगह से आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसको यहां पे बाय करो और यहां पे एक छोटी क्वांटिटी बाय करो और फिर इसमें ऐड करते हुए चले जाओ, ठीक। या तो आप यहां पे फुल क्वांटिटी बाय करो और आपका स्टॉप लॉस जो है वो अब कितना, ये 12% की कैंडल है, ठीक है। अगर आप वीकली चार्ट पे खरीदते हो तो ये 12% की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए नीचे, 12% का आपका स्टॉप लॉस है। बट देखिए आप वीकली कैंडल पे अगर खरीदते हो तो ऑब्वियसली वीकली कैंडल पे आपको टारगेट भी उतना ही बड़ा मिलता है,
तो 12% का, बहुत सारी बुक्स हैं जो ये बोलेंगे कि नहीं 12% का आपको स्टॉप लॉस क्यों लेना है, आप तो 6% का स्टॉप लॉस लो, 7% का स्टॉप लॉस लो, सबसे कम स्टॉप लॉस लो। लेकिन देखिए स्टॉप लॉस हमेशा डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस छोटा नहीं हो सकता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस वीकली से छोटा हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। तो आप पहले, इसी वजह से मैं कहता हूँ, इसी वजह से मैं ये बोलता रहता हूँ कि सबसे पहले आप डिफाइन करो कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो इफ़ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर, इफ़ यू वांट टू होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप क्या करो, आप इस स्टॉक को यहाँ पर वीकली चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन चलो मैं दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप वीकली चार्ट पे कम से कम ब्रेकआउट देख लो। अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो फिर आप क्या करोगे, आप जाओगे डेली चार्ट पे। तो हम डेली चार्ट पे आ गए। अब डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है एक ब्यूटीफुल गैप अप, एक गैप अप आपको मिला और आपने इस गैप अप पे बाय किया हुआ है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं आसपास आ रहा है और ये लगातार ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे कंसोलिडेशन, देखिए कितना ब्यूटीफुल कंसोलिडेशन ये बना हुआ है। अगर आप इस पर्टिकुलर छोटे से कंसोलिडेशन को केवल आप देखो तो ये कंसोलिडेशन एक इस रेंज में पूरा आ रहा है और यहाँ पर ये रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। तो इस जगह पर डेफिनेटली यू शुड बाय दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, यू शुड बाय फॉर श्योर। ओके, आप छोटी क्वांटिटी खरीद लो इफ़ यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट फर्स्ट एट द फर्स्ट पॉइंट। हो सकता है आप नए नए सीख रहे हो और आपको उतना आइडिया ना हो खरीदने या बेचने का, तो आप एक छोटी क्वांटिटी खरीद लो। आपने छोटी क्वांटिटी खरीदी और देन आपको अगर आगे चल के कंसोलिडेशन मिलता है या आगे चल के आपको और वैलिडेशन मिलता है, देन यू कैन ऐड मोर, ठीक। तो लेट सपोज मान के चलते हैं आपने एक छोटी क्वांटिटी बाय की और बाय करने के बाद ये स्टॉक ऊपर चला गया, एकदम से भागता हुआ चला गया। तो ये स्टॉक कितना ऊपर चला गया, दिस स्टॉक वेंट अप लाइक 30% इन फ्यू डेज, लाइक 5 to 6-7 डेज। उसके बाद आप क्या करोगे, ये स्टॉक जो है, अब आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है वो ऊपर से नीचे आके यहाँ पर पुल बैक देता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है ये स्टॉक पुल बैक भी देता है, कई बार ऐसा होता है ये स्टॉक पुल बैक नहीं देता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमेशा कहते हैं कि आप ब्रेकआउट पे क्यों बाय कर रहे हो, आप पुल बैक पे क्यों नहीं बाय कर रहे हो। बट मज़ेदार बात क्या है, देखो आप इस बात को समझो, ये स्टॉक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जस्ट लुक एट द मार्केट हेयर, द मार्केट इज फॉलिंग कंटिन्यूअसली, ओके, एंड द स्टॉक इज राइजिंग कंटिन्यूअसली। सो नो मैटर ऑफ वॉट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस स्टॉक में, मार्केट में क्या हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, ये लगातार स्टॉक उस मार्केट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वेरी गुड आउट परफॉर्मर। अगर हम यहाँ पर सारे मूविंग एवरेज डाल देते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज अगर हम डालते हो, आप क्या देख रहे हो, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चला गया है। और मैंने हमेशा बोला है जब आपको 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस मिले, देन यू हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक। अब आप इसको बाय करते हुए चले गए, बाय करते हुए चले गए, बाय करते हुए चले गए, आपने कहीं कहीं पे बाय किया। अब बाय कैसे करोगे, देखो बाय हमेशा कंसोलिडेशन पे करोगे। कंसोलिडेशन क्या है, यहाँ तक गया लगातार स्टॉक, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट किया विद ए वेरी ह्यूज वॉल्यूम। तब कैसे बाय करोगे, ये जो एरिया है ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पर आप जाओगे, इस कैंडल पे बाय करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बाय आपका, माना आपने उतना बड़ा बाय नहीं किया था इस कैंडल पे, तो आप इस पे थोड़ा सा और बड़ा बाय करोगे। अब ये फिर से ऊपर गया, तो आपको कंसोलिडेशन कम से कम 1 से 1.5 वीक का देखना है। आप कभी ऐसे मत देखो 3 कैंडल कंसोलिडेशन है और आप तुरंत घुस जाओ उस पर्टिकुलर स्टॉक में। एज अ स्विंग ट्रेडर यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ थिंग। जैसे जैसे आप इवॉल्व हो गए स्विंग ट्रेडिंग में, आप बहुत सारी ट्रेडिंग कर सकते हो उस समय पे, या बहुत सारे तरीके से उस ट्रेड को ले सकते हो। बट मैं पर्टिकुलर आपको बताऊंगा कि आप कोशिश करो कि कम से कम 2 वीक का कंसोलिडेशन मिनिमम होना चाहिए। अगर 2 वीक से कम का कंसोलिडेशन है, देन यू डोंट हैव टू बाय वंस अगेन, ठीक है। 2 वीक का कंसोलिडेशन कम से कम एक अच्छा कंसोलिडेशन होता है। फिर मैं वही बात करूंगा, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शंस है हमेशा। आप कोई भी चीज़ को ऐसे कॉपी पे नोट डाउन करके नहीं लिख सकते हो ट्रेडिंग में। हो सकता है आपने कई स्टॉक देखे हो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत ऊपर जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनमें मोमेंटम होता है, वो कई बार 4 से 5 दिन बस ट्रेड रेंज में करते हैं और उसके बाद वो ऊपर निकलते चले जाते हैं। तो देखिए वो तो कोई भी नहीं बता सकता, बट मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो एक हेल्दी कंसोलिडेशन है वो 2 वीक्स का होते ही होता है, ठीक है। तो 2 वीक का कंसोलिडेशन, उसके बाद ब्रेकआउट, फिर एक बड़ा कंसोलिडेशन कहाँ पर आया, अगर आप एक बड़ा कंसोलिडेशन देखो, एक बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर फिर आया और फिर इस जगह पर ब्रेकआउट आया।
तो यू कैन बाय हेयर एज वेल। अब चलते हैं पीछे। अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा था और फिर मार्केट ऊपर गया, तो ये यहाँ तक तो ऊपर आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मार्केट लगातार देखिए फिर गिरना शुरू हुआ। जस्ट लुक एट हियर, मार्केट नीचे गिर रहा है बट ये स्टॉक जो है ये सीधे खड़ा हुआ है वहीं पर। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस स्टॉक, इट्स टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये स्टॉक। ऑब्वियसली इस स्टॉक का जो मूवमेंट है ये आपको हमेशा बिल्कुल घबरा देगा उस समय, और फिर यही जो चीज़ है यही एक अच्छे ट्रेडर को एक नए ट्रेडर से डिफरेंट करती है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर इस बात को समझता है कि जब बुरे मार्केट में इसने इतना बड़ा रनअप दिया है तो कम से कम मुझे इस स्टॉक को होल्ड करना है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। आप चाहें तो वो 50 मूविंग एवरेज जब तक ब्रेक नहीं होता है आप तब तक रख सकते हो उसको, या तो आप ट्रेंड लाइन से उसको ट्रेल कर सकते हो, या तो आप उसको सुपर ट्रेंड से ट्रेल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। या आप वीकली चार्ट पे ट्रेल कर सकते हो, वीकली चार्ट पे जब तक 10 का जो मूविंग एवरेज है वो नहीं ब्रेक करता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, या आप अपनी आंखों से भी समझ सकते हो कि मोमेंटम इस पर्टिकुलर टाइम में भी जब ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मुझे भी बेचना क्यों है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। तो अब देखो ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया उस समय पे, फिर से ब्रेकआउट किया। अब आप यहां पर देखो, जब ये नीचे आ रहा था और जब ये ऊपर गया तब तक ये कंसोलिडेशन ही देता रहा, और जैसे ही गिरना शुरू हुआ वैसे ही इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, और क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरा तो इस स्टॉक ने भी देखो थोड़ा सा आपको गिरावट दिखाई, ठीक है। और यही वो प्लेसेस होते हैं, क्योंकि ये देखिए आप 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, और यही वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फ़ायदा उठाते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक में किसी तरीके से शेकआउट लाने की कोशिश करते हैं। आप कैसे समझोगे कि ये शेकआउट है? देखिए आप कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कह सकते हो, परफेक्शन के साथ नहीं कह सकते कि ये शेकआउट ही है, हो सकता था ये नीचे की तरफ भी गिरने लगता। बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मार्केट जो है, अगर कोई भी स्टॉक है वो एक बार 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है और तुरंत ही स्नैप करके ऊपर चला जाता है, तुरंत पलट जाता है, देन यू हैव टू बी कॉशियस, यू हैव टू बी देयर इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। आपको ना उस स्टॉक से एकदम से निकलना नहीं है, क्योंकि आपके पास देखिए, अगर आपने इस स्टॉक को यहां पे खरीदा है, माना आपने यहां पे कहीं नहीं खरीदा था, आपने इस पर्टिकुलर जगह पे खरीदा, ठीक, मैं आपको ये दिखा देता हूं। अगर आपने यहां पे खरीदा तो ऑब्वियसली आप एकदम परेशान हो जाओगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये आपके बाइंग पॉइंट से नीचे आ गया, आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट इसने खा लिया और फिर वहां पे आया नीचे, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे परेशान हो जाएगा, आपके लगेगा यार ये तो स्टॉक जो है नीचे गिर सकता है मेरे प्राइस पॉइंट से। बट सोचो, मैं प्रॉफिट कुशन की इसी वजह से बात करता हूँ, अगर आपने इस जगह पे खरीद रखा है, अगर आपने इस जगह पे खरीद रखा है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि ये स्टॉक जो है 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर गिरते हुए मार्केट में ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको इस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। तो आपने क्या किया, इस स्टॉक को अगर यहाँ पर आप छोड़ देते हो और जस्ट एक ही बार में वो स्टॉक तुरंत से ऊपर निकल गया, और ये स्टॉक लगातार, चाहे मार्केट कैसा भी हो, कुछ भी हो, स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। अभी भी आप देखो ये मार्केट ने ब्रेक किया है 50 का मूविंग एवरेज, लेकिन अभी भी मिर्ज़ा इंटरनेशनल का जो भी चार्ट है या जो भी आप देख रहे हो इसको, अभी भी ये स्टॉक जो है ये 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है, इवन 20 का मूविंग एवरेज भी ब्रेक नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं अभी भी, अगर आपके पास है अभी भी ये स्टॉक, तो अभी भी आपको इसको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि ये स्टॉक कितना बड़ा हो जाएगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं अदानी इंटरनेशनल एंटरप्राइज के चार्ट को भी अगले वीक लेकर आ रहा हूँ, उस पर भी एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस में हम इस बात को समझेंगे कि आज चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो अदानी इंटरनेशनल के चार्ट पे कि ये भाई इतना बड़ा हो गया, 13x हो गया या 16x हो गया, ठीक है, 16 गुना हो गया अपने प्राइस का 1-2 साल में, बट जब उसने ब्रेकआउट दिया था तो कोई नहीं जानता था कि ये 16 गुना हो जाएगा। तो आपको इस बात को समझना है कि ये किसी को नहीं पता होता है कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, ये केवल एक तरीके का ब्लफ है। जो भी आपको ये बता रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा कितना बड़ा हो जाएगा किसी को नहीं पता है। मैंने कई स्टॉक्स को 2 महीने में 3-3, 4-4 गुना होते हुए देखा है। तो आप कभी नहीं बता सकते हो कि किस स्टॉक में कितना हाई मोमेंटम आने वाला है और कौन सा स्टॉक कितना बड़ा होने वाला है। केवल एक चीज आप कर सकते हो, वो कर सकते हो आप ट्रेल।
उस स्टॉक को आप बस खड़े रहो उस पर, जब तक कोई ऐसी चीज वायलेट नहीं करती। आप अपने एग्जिट रूल बनाओ, अगर वो एग्जिट रूल वायलेट नहीं कर रहा है और अगर आपके पास प्रॉफिट कुशन है, हाँ अगर आपके पास प्रॉफिट कुशन नहीं है तो डेफिनेटली आप निकल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको दोबारा आप री एंट्री कर सकते हो उसमें। आप क्यों रिस्क ले रहे हो कि वो स्टॉक हो सकता है कि आपके प्राइस पॉइंट के काफ़ी नीचे चला जाए और वो रिकवर भी ना हो। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉफिट कुशन है, माना 30 से 40% का प्रॉफिट कुशन है, देन आप उस स्टॉक को होल्ड करके रखो। उस स्टॉक को बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, नो मैटर कि मार्केट गिर रहा है। अगर गिरते हुए मार्केट में भी वो स्टॉक खड़ा हुआ है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आप उस स्टॉक को उतनी जल्दी मत बेचो। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि यार हो सकता है शायद मेरा स्टॉक, या आपके अंदर थोड़ी घबराहट हो रही हो, या आपको बहुत अंदर से ईचिंग आ रही हो कि यार कुछ कर देते हैं कुछ कर देते हैं, तो आप क्या करो, आप 10 स्टॉक बेच दो। आपके पास आप 10% स्टॉक बेच दो उस दिन, ठीक है, तो आपकी ईचिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप ये मत करो कि आप पूरा का पूरा स्टॉक बेच दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पोर्टफोलियो में आपने 10 स्टॉक लिए और 10 में से मे बी 6 स्टॉक आपके काम ना करें, लेकिन 4 स्टॉक क्या पता कितने बड़े हो जाएं। तो आपको इस वजह से इस चीज़ को समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि आप कोई भी स्टॉक खरीदो एक बुल मार्केट में या बियर मार्केट में, जिस भी मार्केट में आप कोई स्टॉक खरीदो और वो स्टॉक अगर स्ट्रांग है तो आप उसके साथ खड़े रहो। किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर के साथ जो भी आप यूज़ करते हो आपकी वेल है, ठीक है। मेरे अपने कुछ एग्जिट रूल्स हैं, मैं उस एग्जिट रूल के हिसाब से खड़ा रहता हूँ। तो आपके पास जो भी एग्जिट रूल्स हैं आप उनको अप्लाई करो, आप उनको बैक टेस्ट करो, आप उनको समझो कि हाँ ये ऐसे तरीके से, ये आप पुराने कई स्टॉक्स पर जाओ। और मैं तो ये सीरीज़ लेके आ ही रहा हूँ जिसमें मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करता ही रहूँगा, बट आप भी बैक टेस्ट कर सकते हो बहुत सारे पुराने चार्ट जो बहुत बड़े हो गए अपने प्राइस से, तो आप उनको बैक टेस्ट करते रहो लगातार और उनको देखते रहो कि वो स्टॉक कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आज का जो सेशन है यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अदानी इंटरप्राइज का चार्ट अगले वीक लाने वाला हूँ। वो अगले वीक शायद या इन मिड ऑफ द वीक जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अदानी इंटरनेशनल के चार्ट को भी एनालाइज करूँ और उसके अंदर भी आप किस तरीके से एंट्री ले सकते थे और मेरी पर्सनल मेथोडोलॉजी, मतलब मेरे पर्सनल सोचने का तरीका मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे वहाँ पर, और इसी तरीके से मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करो इस चैनल को और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दो, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए। दूसरा, इसको लाइक कर दो यार, ठीक है, क्योंकि इस लाइक करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं इतनी देर बोलता रहता हूँ, एडिट करता हूँ, 1-1.5 घंटा लगता है, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो एक तो वो कर दो जाके, बाकी तो तुम्हारी इच्छा है, तुम करो या ना करो। तीसरा, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। ट्विटर पे फॉलो जरूर करो, इंस्टाग्राम पे करना है करो, मत करना है नहीं करो। लेकिन ट्विटर पे क्यों फॉलो करो, इस वजह से क्योंकि ट्विटर पे मैं मेरे दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं करंट मार्केट एनवायरनमेंट को लेके, मैं तुरंत उस पर पोस्ट करता हूँ। तो ट्विटर पे फॉलो कर लो। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, दिस इज ब्रेकआउट गीक साइनिंग ऑफ।